हेलो दोस्तों, मैं रंजन आप सबों का स्टडी विथ रंजन में स्वागत करता हूं और आज हम लोग झारखंड के इतिहास का 10वीं क्लास को करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे कोने में नंबर किया हुआ है। आज की ये क्लास 10वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि झारखंड का मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे और यही क्लास में ये समाप्ति हो जाएगी। ये ज़्यादा मतलब एग्जाम के नज़र से भी ज़्यादा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एक आध प्रश्न यहाँ से शायद बन सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमने यहाँ पे झारखंड के नामाकरण को देखा है। मतलब यहाँ पे जो झारखंड के जो विभिन्न स्रोतों में क्या-क्या नाम आता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो आइए अब अगली क्ला हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, 1310 ईस्वी में हमने आपको चीज़ों को पहले भी बताया था सारे मतलब राजवंशों के बारे में, उसमें आप सब लगभग जितने इम्पोर्टेंट राजा उसके बारे में हमने आपको बताया था और आप उन सबों से परिचित होंगे। देखिए 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के शासक थे और इनके द्वारा मलिक छज्जू को देखिए मलिक छज्जू को नागवंशियों के विरुद्ध भेजा जाता है और उन्हें वो पराजित करते हैं नागवंशियों को आकर। ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1310 ईस्वी में किसे भेजा जाता है? मलिक छज्जू को। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, और उरांव जनजाति का जो प्रवेश है ये बख्तियार खिलजी के साथ होता है। झारखंड में हमने आपको बताया था आदिम 8 प्रकार की जनजातियां और उसके बाद की जनजातियों को बताया था कि और आदिम जनजाति 8 प्रकार की और झारखंड में 25 प्रमुख जनजाति है, जिसमें से 33 टोटल जनजाति है। टोटल जनजाति 33, 8 आदिम जनजाति और 25 प्रमुख जनजाति। तो वही वही में से जो उरांव जनजाति है, जिसे आप वर्तमान में देखते हैं झारखंड में, उनका जो प्रवेश होता है ये बख्तियार खिलजी के ही साथ होता है। अब यहाँ पर बख्तियार खिलजी के साथ इसका प्रवेश होता है। अब बात आता है कि आखिर बख्तियार खिलजी की चर्चा क्यों हो रही है? तो देखिए झारखंड का जो आप मैप देखते हैं, जो झारखंड है, तो वो देखिएगा आप, उत्तर में बिहार है और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है। तो जब भी देखिए और उसके बाद जस्ट फिर उसके बाद दक्षिण में उड़ीसा है। अब देखिएगा क्या होता है कि जब भी कोई शासक अगर बंगाल में हमला करना है तो या तो वो बिहार के रास्ते जाएगा या तो फिर वो झारखंड के रास्ते जाएगा। तो इसी के क्रम में जब ये बंगाल में आक्रमण करने के लिए जाते हैं बख्तियार खिलजी, तभी उरांव का भी यहाँ पे प्रवेश होता है। ठीक है, और बख्तियार खिलजी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे ध्वस्त करता है ये, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों को यही ध्वस्त भी करता है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे चल के। जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास, भारत का इतिहास को पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में। इसमें हम लोग डिटेल चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद देखिए जो उड़ीसा है, उड़ीसा गलत लिखा गया है। उड़ीसा उड़ीसा के शासक उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र, है ना, कपिलेंद्र ने, अब इसी के समय क्या हो रहा है मध्यकाल में, उड़ीसा के जो शासक है वो कपिलेंद्र, अब ये क्या करते हैं, संथाल परगना में संथाल परगना और छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कब्जा कर लेते हैं। किसको? छोटा नागपुर के, मतलब छोटा नागपुर के एक छोटे से हिस्से को और संथाल परगना के हिस्से को ये अपने अधीन कर लेता है। कौन? कपिलेंद्र, जो कहाँ का शासक है? ये उड़ीसा का शासक है। ये पॉइंट आपसे अगर बनेगा भी तो घुमा कर बनेगा कि कपिलेंद्र कहाँ का शासक था, या तो कपिलेंद्र ने किस क्षेत्र को अपने अधीन किया था, तो छोटा नागपुर के कुछ क्षेत्र को और संथाल परगना के क्षेत्र को अपने अधीन कब्जे में कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 1494 ईस्वी में क्या होता है, जो जौनपुर, जो यूपी का जो शहर है जौनपुर, यहाँ का शासक हुसैन शाह सरकी जो है, ये हुसैन शाह सरकी सिकंदर लोदी के भय से साहिबगंज में आकर शरण ले लेता है। ये हम कहानी बताएंगे हुसैन शाह सरकी की, और इसके सिकंदर लोदी की कहानी हम लोग पढ़ेंगे उसमें, जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आपको यही से पता भी चलेगा, सिकंदर लोदी से ही आपको पता भी चलेगा कि आखिर क्या कारण था कि जो अकबर का भारत में प्रवेश होता है। ये सब वहीं पर आएंगे चर्चा। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में जब हम लोग लोदी वंश में पढ़ेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा हुसैन शाह सरकी को दोबारा से लिंक करवा देंगे जौनपुर की स्थापना को लेकर, और फिर आपको इसी समय हम बता भी देंगे कि क्या कारण रहा था और क्या किस कारण से बाबर का भी प्रवेश होता है। उस समय ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और देखिए जो हुसैन शाह सरकी हैं,
ये जौनपुर के शासक हैं और जौनपुर का मतलब ये बनाते कौन है? जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको कमेंट करना है। हम आपको भारत के इतिहास में पढ़ाएँगे, लेकिन ये चीज़ आपको कमेंट करना है। मैं उस शासक के बारे में थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ। उन्होंने 300 नगर को बसाया था, ठीक है? ये बहुत बड़ा पॉइंट हमने आपको बता दिया है। आप एक बार में अगर आपको याद होगा चीज़ों को, तो आप एक बार में बता सकते हैं, ठीक है? अब देखिए आगे, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन मोहब्बत मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक ने हजी-उद-दीन आज़मुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त करता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सतगावा में इसे यहाँ का सतगावा का शासक नियुक्त किया जाता है और सतगावा कोडरमा वर्तमान कोडरमा का ही एक क्षेत्र है सतगावा। वहीं पर वहाँ का शासक इसे नियुक्त किया जाता है, किसे? तो हजी-उद-दीन आज़मुल मुल्क को। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट राजा हुए हैं दिल्ली सल्तनत में। इनके बारे में पढ़ना थोड़ा डीपली से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब देखिए झारखंड को मुगल काल में। मुगल काल में झारखंड को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? खोखरा में। हमने इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है। झारखंड का नामकरण से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, क्योंकि जब विगत के परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है? तो इसीलिए देखिए जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट रहते हैं, हम उसे लिखते जाते हैं। तो आप भी जैसे झारखंड में मुगल काल को लिखे हैं हमने जिस तरह से, मुगल मुगल काल में झारखंड, उसी तरह से आप भी यहाँ पे ब्रैकेट में करके खोखरा लिख लीजिएगा। इससे चीज़ आपको हमेशा याद बनती रहेगी। जब आप अपने नोट्स को पलटिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है? देखिए, खानदेश शासक आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई है। किसे? खानदेश का शासक आदिल शाह द्वितीय जो है, इसे आदिल शाह द्वितीय जो है, इन्हीं को झारखंडी सुल्तान की भी उपाधि दी जाती है। अब देखिए 1538 ईस्वी में 1538 ईस्वी में क्या होता है कि शेर शाह ने ख्वास खां को महारत चेरों के विरुद्ध, देखिए ख्वास खां को किसके विरुद्ध? महारत चेरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भेजता है। किसे भेजता है? तो ख्वास खां को किसके विरुद्ध? महारत चेरों। अब देखिए आप एक बार चीजों को रिलेट कीजिए, चेरो वंश कहाँ से संबंधित थे? पलामू से। हमने आपको कुछ बताया भी था उस दिन, और बताया भी क्या कि जेएसएससी के परीक्षा में ये पूछे भी गए हैं कि चेरो वंश कहाँ से संबंधित है। यही प्रश्न थोड़ा सा डीपली में जाकर बनेगा आपसे। ये प्रश्न अगर बनेगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि ये जेपीएससी के परीक्षाओं में बनेगा। जेएसएससी में उतने चांस नहीं है ये प्रश्न के, लेकिन हाँ, ये बनेगा तो जेपीएससी में ज़्यादा चांस है कि ऐसे प्रश्न बने। ठीक है? अब देखिए झारखंड झारखंड को अकबर ने 1585 ईस्वी में, ये पूछा गया है, जेएसएससी में पूछा गया है ये प्रश्न है। अपना करदाता यानी अपने अधीन बनाया और झारखंड को कर देने के लिए बाध्य किया। किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। कब किया गया? 1585 ईस्वी में, ठीक है? और उस समय नागवंशी शासक मधुकर शाह थे, और मधुकर शाह को ही ये लोग पराजित भी करते हैं। मानसिंह के द्वारा इन्हें पराजित भी किया जाता है। और हम अकबर के बारे में थोड़ा-सा आपको बताते चले। अकबर ने जैसे नवरत्नों को रखा था, जिसमें से एक नवरत्न इनके ये भी थे, मानसिंह। मानसिंह एक नवरत्न थे, और ये इनके काफ़ी बहुत सेना मतलब सेनापति भी थे ये, और इनके द्वारा 3-4 बड़े-बड़े युद्ध भी लड़े गए थे, मानसिंह के द्वारा। उसी में से एक छोटा-सा युद्ध है, झारखंड में मधुकर शाह के विरुद्ध है, और इसे अपने अधीन करते हैं। कब? 1585 ईस्वी में, ठीक है? अब देखिए मानसिंह को झारखंड बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया है? तो 1589 में इसे मान सिंह को झारखंड बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। उससे पहले ये 1585 में झारखंड को कर देने के लिए बाध्य करता है, और अकबर पहला शासक है जो कि झारखंड को नियमित कर देने के लिए अधीन किया है। इससे पहले कोई अधीन नहीं कर पाया। हाँ, नजराना के रूप में दिया है, लेकिन नजराना का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इच्छा हुई आपने वो राजा को उपहार स्वरूप दिया। लेकिन कर देने का मतलब होता है क्या कि आपको इतना निश्चित राशि आपको समय पर देना है, उसी को बोला जाता है कर और नजराना। नजराना का मतलब क्या है? जो आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, और कर का मतलब क्या है कि जो बाध्य करके आपसे जबरदस्ती लिया ही जाएगा, ठीक है? उसी को बोला जाता है कर। जैसे कि आप समझिए, अभी के तौर पे आप समझिए चंदा और टैक्स में आप समझिए। चंदा का मतलब क्या होता है कि जो आप अपनी इच्छा से देते हैं, चंदा पे कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है, उसी तरह से नजराना था। और वहीं अब दूसरी बात आती है क्या? टैक्स।
किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी वस्तु लेते हैं, कोई भी वस्तु आप ले रहे हैं, उसमें अगर लिखा हुआ है कि 18% टैक्स है, ठीक है? तो वो आपको देना ही देना है। उसी तरह से आप समझिए क्या, उसी तरह से आप शॉर्टकट में समझिए चीज़ों को। उसी तरह से क्या है, यहाँ पे नज़राना का मतलब चंदा है और कर का मतलब टैक्स है, ठीक है? कि आपको वो देना ही देना है, उसके बिना आपके कोई उपाय नहीं है। नहीं दीजिएगा तो फिर आपके ऊपर सैन्य कार्यवाही भी हो सकती है। अब देखिए, पोराहट को जो सिंहभूम का क्षेत्र जो पोराहट है, पोराहट को कब 1591-92 में मुगलों के अधीन किया जाता है, पोराहट को कब? 91-92 में। ये डेट सिर्फ़ आप याद रखिएगा, है ना? इसमें और ज़्यादा नहीं है। और देखिए, जहांगीर के समय में झारखंड का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इब्राहिम खाँ फतेह को। इब्राहिम खाँ फतेह को जहांगीर के समय में झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये जितने गवर्नर हैं, आप पहले तो उसे याद कर लीजिए। 3-4 हैं, उसे आप याद कर लीजिए, बढ़िया से याद हो जाएगा। फिर देखिए, जबरदस्त खां जो हैं, को पलामू पर आक्रमण करने के लिए जबरदस्त खां पलामू पर आक्रमण करता है कब? 1643 ईस्वी में और 1644 ईस्वी में एक संधि होती है, ठीक है? और इस संधि के हिसाब से मतलब जो चेरो राजा हैं, वो मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करते हैं और मुगलों के द्वारा उन्हें मनसबदारी दी जाती है, ठीक है? 5000 का मनसबदार था, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने का था, लेकिन 5000 का मनसबदार भी नियुक्त इन्हें दिया जाता है। मनसबदारी प्रथा को हम बताएँगे आपको कब? जब हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास को पढ़ेंगे तो बताएँगे मनसबदारी व्यवस्था जो थी, इसी में मुगलों का सैन्य व्यवस्था छिपा था। ये दरअसल जो मनसबदारी व्यवस्था है, यही एक सैन्य व्यवस्था भी थी और हम इसके बारे में आपको डिटेल में पता बताएँगे। किस तरह से अकबर ने इस परंपरा को चलाया और आगे इसमें क्या-क्या कमियाँ बनी, क्या-क्या इसके फ़ायदे हुए, मनसबदारी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे आपको सिर्फ़ इतना ही याद रखना है क्या कि जबरदस्त खां का पलामू पे आक्रमण हुआ और फिर 1644 ईस्वी में संधि हुई। संधि के अनुसार चेरो राजा मुगलों के मनसबदारी मतलब मुगल द्वारा इन्हें मनसबदारी दी गई। जब युद्ध में हार गए, तो फिर संधि हुई। संधि का मतलब समझिएगा कि 2 लोगों के बीच में जम के झगड़ा हो गया। झगड़े के परिणाम स्वरूप एक हार गया, एक जीत गया। तो जो जीता हुआ है, अब वो बोलेगा कि तुम हमें कंपनसेशन भी दो। क्योंकि भाई तुम कूटे गए हो, तुम हार चुके हो तो तुमसे हम कंपनसेशन भी लेंगे। इसी तरह की संधि होती है, जिसमें एक पक्ष जो हार गया रहता है, उसे उसे उसकी भरपाई देना पड़ता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको परिणाम स्वरूप क्या-क्या देने हैं संधि के स्वरूप, वही संधि होता है। मतलब समझिए क्या, कि अगर हम यहाँ पे आपको बता दें संधि, मान लीजिए ये पेपर है आपका, ठीक है? ये पेपर हो गया, ठीक है? यहाँ पे कंडीशन 1 लिखा हुआ है, कंडीशन 2 है, कंडीशन 3, 4 और कोई हार गया है, उसको बोलेगा तुम चलो यहाँ पे सिग्नेचर करो, बोलेगा सीधा कि तुम यहाँ सिग्नेचर करो, तुम हार गए हो, ये हमारा संधि है। या तो संधि को स्वीकार करो या तो फिर हम तुम्हारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो मजबूरन होके संधि को स्वीकार कर लेना पड़ता था, ठीक है? संधि का मतलब यही समझौता भी आप समझ सकते हैं दूसरे लाइन में। अब देखिए नागपुर जो है ना, ये जो यहाँ पे जैसे छोटा नागपुर का संबंध, ये देखिए जेएच हेविट जो लिखे हैं अपनी पुस्तक, इसमें ये बताते हैं, देखिए यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला थोड़ा-सा आपको रिलेशन याद रख लेना है कि छोटा नागपुर से नागपुर का संबंध क्या है। तो जो नागपुर में हम आपको बताएँगे मराठा जो थे, मराठा का ही यहाँ पर जो शासन व्यवस्था मराठा का जो वहाँ जो नागपुर में जो शासन रहते हैं भोसले परिवार, उनके साथ छोटा नागपुर का संबंध जोड़ा जाता है। मतलब नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध जेएच हेविट ने बताते हैं अपनी पुस्तक में कि ये जो छोटा नागपुर है, ये दरअसल महाराष्ट्र का जो नागपुर क्षेत्र है जिसमें भोसले परिवार का मतलब जहाँ पे स्वामित्व हुआ करता था, ये दरअसल उसी राज्य से संबंधित है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? हमने आपको शुरुआत के ही कहानी में बताया था क्या कि छोटा नागपुर का नामकरण किस प्रकार से हुआ, हमने आपको शुरू में बताया था। तो इसीलिए ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये 1-2 बार शायद पूछे गए हैं इसीलिए हमने इसे लिख दिया है। और ऐसे देखिए ये लेकिन अगर बात बोला जाए तो मेरे नज़र से पूरा गलत है क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। देखिए, छोटा नागपुर जो नाम पड़ने का मेन रीज़न है, अब हम आपको थोड़ा-सा डिटेल में ले चलते हैं। देखिए, नागवंशी शासक जो हैं, नागवंशी, ठीक है? नागवंशियों को पहले च्युत नागवंशी बुलाया था, ठीक है? हाँ, च्युत नागवंशी और इन्हीं से ये शब्द धीरे-धीरे विलुप्त होता गया। विलुप्त नहीं हुआ, शब्द देखिए विलुप्त नहीं होते हैं।
हम आपको भाषा परिवार में बताएँगे किस प्रकार से शब्द एक शब्द से दूसरे शब्द में बदलते हैं। होता क्या है ना, हर भाषा का एक अपभ्रंशीकरण होता है। जैसे कि आप सीधा समझिए, रमेश का रमेशवा बोल दिया जाता है, शॉर्टकट में बोला जाता है। गाँव घर के लोग ऐसे ही बोलते हैं, रमेश को रमेशवा बोल दिया, पंकज को पंकजवा बोल दिया, या तो किसी का कोई नाम रहता है तो उसका शॉर्टकट नाम एक निकाल दिया जाता है। हर ग्रुप में आपके भी कुछ ग्रुप में दोस्त होंगे जिसका एक शॉर्टकट नाम निकाल दिया जाता है, यानी कि उसके नाम का अपभ्रंशीकरण किया जाता है। उसी तरह यहाँ पे जो च्युत नागवंशी है ना, च्युत नागवंश, इन्हीं का च्युत च्युत जो शब्द है, इसी का अपभ्रंशीकरण होते-होते ये छोटा होगा और ये नागपुर हो जाता है। ठीक है? और इसी शब्द के अपभ्रंशीकरण से ही छोटा नागपुर नाम पड़ता है। और यहाँ के इस नागपुर से छोटा नागपुर का कोई संबंध नहीं है। इसीलिए जो यहाँ के जो पठार जो मतलब भू बोला जाए, अगर मतलब भूवैज्ञानिक के जो द्वारा जब सर्वे हुआ, सर्वे में बोला गया कि यहाँ पे जो पठार है, पठार का नाम किस नाम पे रखा जाए, तो नागवंशियों के ही नाम पे छोटा नागपुर का पठार रखा गया है। इसी तरह से आप देखिएगा धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार का नाम इसलिए धारवाड़ पड़ा पड़ा क्योंकि जब वहाँ पर खोज हुई ना कर्नाटका में जब खोज हुई, जिस जिले में खोज किया गया कि ये एक अलग ही प्रकार का मतलब पठार है, तो उसे धारवाड़ का पठार का नाम दिया गया। ठीक है? क्योंकि वो धारवाड़ नामक जगह से उसकी खोज की गई थी इसीलिए। और इसीलिए देखिए छोटा नागपुर का पठार इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे छोटा नागपुर का क्षेत्र था, और छोटा नागपुर किसके नाम पे पड़ा था? नागवंशियों के नाम पे पड़ा था। और ये जो जेएच हेविट जो बताते हैं, ये मतलब ये अपने नज़रिए से बताते हैं कि इनका संबंध इससे था, लेकिन भोसले परिवार से झारखंड का कुछ खासा संबंध नहीं है, इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो। लेकिन खैर उन्होंने लिख दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको बता दें, ठीक है? क्या पता 1 नंबर जेएसएससी को आपको इसी से दिलवा दे, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर हम छोड़ दें, हमारी भी गलती है। लेकिन जहाँ तक मुझे जो-जो लगा हमने आपको बताया है। और देखिए, अब हम 1-2 चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, ठीक है? हमने इसी में मध्यकाल का पूरा इतिहास बताया है, ठीक है? यहाँ पे मुगल मतलब मुगलोत्तर काल को भी बताया है, जहाँ पे मुगल मुगल जो शासक थे, ये लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं। आपको पता होगा, जब 1605 में नहीं 1605 में नहीं, 1707 ईस्वी में देखिए, मुगलोत्तर काल में मतलब उत्तर मुगल काल में ऐसा कुछ था नहीं पढ़ने के लिए, इसीलिए इसमें लिखा हुआ भी हमने नहीं है, ठीक है? कुछ वैसा है ही नहीं जो कि पूछे जाएँगे परीक्षा में, 1-2 लाइन का चीज़ है, वो भी बेकार वाली चीज़ लिखा हुआ है, जो आना भी नहीं है प्रश्न में। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि हम आपको लिखा हुआ लिखवाएँ, आपके साथ समय बर्बाद करें। हमने एक नोट्स बनाया है, नोट्स हमने पिछले क्लास में बताया था कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सबके लिए रहेगा। वो नोट्स में सारी चीज़ डिटेल में दी गई है, आपको मिलेगा। वो भी बहुत शॉर्ट नोट्स है, मतलब समझिए झारखंड का पूरा पूरा हर चीज़ झारखंड का आपको 40 से 50 पेज के भीतर ही सब कुछ मतलब कंपाइल कर दिया जाएगा उसमें। शायद इतना भी हम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, 40-50 पेज भी हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से उसे बनाया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम के ही पर्सपेक्टिव से है। अगर आप उसे पढ़ लेते तो समझिए कि अगर आप 40 नंबर का झारखंड जीके है, 40 नंबर में, तो आपका 40 में तो 35 प्लस स्कोर सिर्फ़ उसी से हो जाएगा। 35 प्लस स्कोर हम उसी नोट से करवा देंगे। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो 20 में 18-17 तो कहीं नहीं जाना है। इस तरह के वो नोट्स तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है? आइए अब एक बार हम आपको चीज़ों को और बता देते हैं। झारखंड का जैसे हमने आपको बताया था, देखिए अगर भारत ये है, तो झारखंड यहाँ पे है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा है। तो होता क्या है कि जब जब यहाँ पे ये लोग मराठा जब उड़ीसा और बंगाल में जब आक्रमण करते हैं, उत्तर मुगल काल में, तब क्या होता है कि बार-बार ये लोग झारखंड से प्रवेश करते हैं, बार-बार झारखंड से प्रवेश करेंगे। झारखंड से प्रवेश करके बंगाल भी जाएँगे और उड़ीसा भी झारखंड से प्रवेश होकर जाएँगे। तो होता क्या था, उसी क्रम में ना इनके सेनाओं का जो आवागमन रहता था, तो इनके और मुगल सेनाओं के बीच काफ़ी मतलब कट्टरता थी। और जिस कारण से झारखंड झारखंड में जब इनका आगमन होता है मराठों का, मुगल सेना का अपने आप अस्तित्व धीरे-धीरे कम होने लगता है और मुगल से मुक्त हो जाता है। तो मुगलों से झारखंड को मुक्त करने में अप्रत्यक्ष रूप से किसका हाथ रहता है? तो मराठों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। सिर्फ सोचिए, ये लोग इधर से पार होते थे, आते-जाते थे, युद्ध भी नहीं करना है। अपनी 1-2 किला ये लोग झारखंड की इस ओर बना के रखे हैं। अगर आप झारखंड को ये मान रहे हैं, एक 1-2 किला ये लोग मराठा लोग झारखंड से पहले बना लिए हैं पश्चिम में, इधर में कब्जा कर लिए हैं बंगाल को, उड़ीसा को हरा ही दिए थे युद्ध में, तभी तो अटक से कटक तक बोलते हैं वो। बाजीराव द्वितीय नहीं बोलते हैं कि हमने अटक से कटक तक और हिमालय से विंध्यन तक को कब्जे में किया है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि इनके ही कारण दरअसल मराठों के कारण ही ये यहाँ पे इसके प्रभाव को कम कर दिया जाता है, मुगलों के प्रभाव को। ठीक है? अब देखिए नामकरण को आपको अच्छे से पढ़ लेना, जो-जो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हम वहाँ पे आपको ज़रूर बताते हैं। नामकरण से आपको एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? चाहे वो जेपीएससी के हो या जेएसएससी के ही हो। तो इसीलिए ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए मुगल काल के समय में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? हमने यहाँ पे लिख दिया खोखरा, आगे भी हम एक बार आएगा वर्ड तो हम लिख देंगे। देखिए आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा लिखा है और कल हम कुछ मतलब 6-7 नाम और बच गए हैं, उसे हम कल लिख देंगे। जो एतरे ब्राह्मण में झारखंड का पुंड्र प्रदेश के नाम पे इसका नाम आता है। एतरे ब्राह्मण में क्या चीज़? पुंड्र, पुंड्र या पुंड के नाम से झारखंड का ज़िक्र आता है। पुंड्र या पुंड नाम से किसमें? एतरे ब्राह्मण में, ठीक है? वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में मुरंड, वायु पुराण में और फिर उसके देखिए उसके बाद देखिए समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, हमने कल आपको शिलालेख के बारे में बताया था, उसी में से एक शिलालेख प्रयाग में है। प्रयाग मतलब प्रयागराज इलाहाबाद में जो समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है, उसमें भी झारखंड का ज़िक्र आता है और उसमें मुरुंड बोला गया है। यहाँ पर मुरंड, ठीक है? वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड लिखा गया है, ठीक है? और उसके बाद देखिए विष्णु पुराण में मुंड, विष्णु पुराण में सीधा मुंड लिख दिया गया है और भागवत पुराण में कीकट प्रदेश बोला गया है। और ये कीकट प्रदेश हमने आपको बताया था, पुनपुन नदी के आसपास के क्षेत्र को बोला गया था कीकट प्रदेश, आपको हमने बताया था, ठीक है? और देखिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना? और अब देखिए हम परसों या उसके मतलब 3-4 क्लास में झारखंड जीके जब समाप्त होगा, तब हम आपको बता देंगे नोट्स कब मिलेगा, नोट्स की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन हाँ, इतना है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वो परमानेंट रहेगा मतलब जहाँ तक वो रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट ही वो नोट्स रहेगा, हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। झारखंड झारखंड जीके, बिहार जीके ये सब में कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और कुछ ही क्लास और बाकी हैं। देखिए इतिहास के क्लास यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। अब जैन, बौद्ध और थोड़ा-सा मतलब चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा-सा बचा हुआ है कि झारखंड के उनके जो पुस्तक है, उन पे झारखंड का भी नाम आता है। ये सब थोड़े-से 1-2 वर्ड बचे हुए हैं। तो हम लोग कल कल की थोड़ी-सी क्लास को मतलब धार्मिक आंदोलन से देख लेंगे, जैन बुद्ध के दृष्टिकोण से देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो नामाकरण के जो स्रोत बचे हुए हैं थोड़े-से, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे और फिर उसकी बाद वाली क्लास अगर समय बचता है तो फिर हम लोग या तो हम लोगों के पास अब 2 रास्ते हैं, एक हम लोग या तो राज व्यवस्था को पढ़ें, या तो फिर दूसरा है कि झारखंड के विविध क्षेत्रों को पढ़ें, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, यानी कला और संस्कृति को पढ़ें। तो कल यही दोनों रास्तों में से एक रास्ता में कल हम लोग देखते हैं कि कल किस और चयन किया जाए, ठीक है? और देखिए आपको ज़्यादा ध्यान इतिहास, भूगोल में सिर्फ़ यही इसी में रखना है, इतिहास में किस में रखना है, मॉडर्न इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ना है और थोड़ा-सा प्राचीन इतिहास को थोड़ा अच्छा से पढ़ना है। बाद बाकी को बहुत कम पढ़ना है, मिडेवल को, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मध्यकाल को आपको थोड़ा-सा लाइटली ही पढ़ना है, ठीक है? आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।